Hello students, welcome to Vidyan Pathsala, make learning smart and easy. विज्ञान पाठशाला वो एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप लोगों को क्लास 6 से 12 तक की वीडियोस मिलती है जो कि एनसीईआरटी सिलेबस बेस्ड है। और मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ क्लास 8 की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जिसकी इंट्रोडक्शन और एक पहला चैप्टर का थोड़ा सा वीडियो इसके पहले आ चुका है ऑलरेडी। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखें। तो चैप्टर 1 में जो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो चैप्टर है, यहाँ पे इस चैप्टर पे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकुलरिज्म, यहाँ पे दो चीज में फोकस किया गया है। एक है व्हाई डज द कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। तो व्हाई डज द कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक देश को कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। और आज का जो क्लास है वहां पे मैं पढ़ाऊंगी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स में क्या लिखा है देखते हैं। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें काफी अच्छे से लिखा गया है और वहां से ये स्लाइड मैंने बनाया है। आप लोग के पास अगर बुक है तो आप लोग बुक भी फॉलो कर सकते हैं। The country was made up of several different countries who spoke different languages, belonged to different religions, and had distinct cultures. Also, when the constitution was being written, India was going through considerable turmoil. The partition of the country into India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remained undecided about their future, and the socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal. All of these issues played on the minds of the members of the Constituent Assembly as they drafted the Constitution. They rose to the occasion and gave the country a visionary document that reflects a respect for maintaining diversity while preserving national unity. The final document also reflects their concern for eradicating poverty through socio-economic reform as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representatives. जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स क्या है इसके जो बताऊंगी। जब ये रचना की गई थी, जब ये लिखी जा रही थी, इसके बारे में सोची जा रही थी, तब इंडिया एक कह सकते हैं कि एक सिचुएशन से दौड़ रही थी जहाँ पे भारत पाकिस्तान का जो है एक पार्टीशन की बात थी। ओके, कुछ जो है कुछ स्टेट्स जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है, ये लेके थोड़ा सा डिस्कशन था। ये सारी चीजों के बीच में टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखी जा रही थी, तो बहुत सारी चीजों पे ध्यान भी रखा गया। जैसे कि बहुत मुश्किल के टाइम पे लिखी गई थी, इसलिए ऐसा है कि जैसे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर पोवर्टी मतलब कि गरीबी बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे, तो इसे कैसे दूर कर सकते हैं, ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा एम्फोसाइज की गई। और अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने में, जो कि मतलब अपना लीडर चुनने में बोल सकता है कि कौन हमारे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा और आगे क्या होगा, ये सब में बहुत अच्छे से जैसे रचना की गई है और बहुत अच्छे से ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजों पे जोर भी दिया गया है लिखते टाइम। ओके, तो की फीचर्स में क्या क्या है वो पढ़ेंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात आती है, कॉन्स्टिट्यूशन की जब रचना की बात आती है, तो जिनका नाम एकदम से दिमाग में आता है, जिनके बारे में हम लोग कहे बिना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ ही नहीं सकते, कह सकते हैं, वो है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर हु नोज एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर हैं, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर के नाम से जाना जाते हैं, परिचित हैं। ओके, तो अंबेडकर जो है, सॉरी, Dr. Ambedkar believed that his participation in the Constituent Assembly helped the scheduled caste get some safeguards in the draft constitution. But he also stated that although the laws might exist, scheduled caste still had reason to fear because the administration of these laws were in the hands of the caste Hindu officers. He therefore urged scheduled caste to join the government as well as the civil services. अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन की रचना में उनका बहुत बड़ा अवदान तो था ही, उसके साथ उन लोगों ने उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिए बहुत सारा पॉलिसीज उन्होंने लाया, सेफगार्ड्स कह सकते हैं।
क्योंकि और उन्होंने ये भी कहा जैसे कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम है वहाँ पे तो जैसे जैसे माना जाता है कि अपर कास्ट के लोग ही रहते थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया उन लोगों ने, शेड्यूल कास्ट से भी उन्होंने अर्ज किया कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में आए, गवर्नमेंट जॉब में आए, जैसे कि सिविल सर्विसेज में भी। इसके लिए अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, एक जगह से एक ही स्कूल से एक अपर कास्ट के स्टूडेंट के साथ एक लोअर कास्ट, जैसे कि माना जाता है जिस हिसाब से इंडियन सोसाइटी कास्ट क्लास का सिस्टम होते आया है उस हिसाब से जैसे माना जाता है, तो वो लोग साथ में नहीं बैठ सकते, एक स्कूल में नहीं जा सकते, एक कल से दो कास्ट के लोग पानी नहीं लेते। अगर जहाँ पे अगर कोई लोअर कास्ट के लोग अगर पानी लेने चले गए जहाँ के अपर कास्ट के लोग लेते हैं, तो उन्हें अछूत माना जाता था। ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स उन लोगों को फेस करनी पड़ी थी। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने उन लोगों के लिए बहुत सारी पॉलिसीज लाई, सेफगार्ड्स लाए, और उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी भी चालू की। जैसे कि मैं बता रही थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स के हम लोग बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो लिस्टेड बिलो आर द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स है। एक है फेडरलिज्म। ओके, ये फेडरलिज्म क्या है? दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। मतलब एक देश में एक सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होगा ऐसा नहीं होगा, इसके इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। ओके, this refers to the existence of more than one level of government in the country. In India, we have governments at the state level and at the center. Each state in India enjoys autonomy in exercising power on certain issues. Subjects of national concern requires that all of these states follow the laws of the central government. The constitution contains lists that detail the issues that each tier of government can make laws on. In addition, the constitution also specifies where each tier of government can get the money from for the work that it does. कहाँ से रुपए मिलेगा? जैसे कि अलग अलग हो गया सेंट्रल, जैसे कि बोल रहे हैं कि पूरे देश में एक ही लेवल का गवर्नमेंट नहीं होगा, बहुत सारे स्तर होंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि सेंट्रल, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसके बारे में तो बहुत ज्यादा परिचित है। और उसके बाद विलेज लेवल में आ जाता है पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ओके, तो ये जो सारे गवर्न बॉडीज है, इनको फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए पैसे की तो जरूरत पड़ेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी है कि पैसा यहाँ पे काम करने के लिए किस लेवल पे पैसा कहाँ से आएगा। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट मियरली एजेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट but draw their authority from the constitution as well. All persons in India are governed by laws and policies made by each of these levels of government. ठीक है, तो हर लेवल पे जो है कुछ पॉलिसीज है। तो फेडरलिज्म का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं? फेडरलिज्म का मतलब है कि एक देश में सिर्फ एक स्तरीय गवर्नमेंट नहीं होगा, मतलब कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर यहाँ पे डेमोक्रेसी है, हम लोग पहले ही पढ़ रहे थे कि राजतंत्र और डेमोक्रेसी के मतलब में क्या, पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा है पहले टॉपिक पे। राजतंत्र में क्या होता है, राजा ही रूल करता है। यहाँ पे क्या होता है डेमोक्रेसी में कि जनता अपने लीडर को खुद चॉइस करता है। लेकिन इसके बाद भी पूरे देश के लिए सिर्फ एक ही लीडर ऐसा नहीं, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, सेंट्रल, स्टेट, और उसके बाद आ जाता है पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, और पंचायत का भी सिस्टम है। तो इसको जो है पूरा सिस्टम को थ्री टायर सिस्टम कहते हैं। ओके, ये पूरा सिस्टम को थ्री टायर सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट आती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Parliamentary form of government, the different tiers of government that you just read about consist of representatives who are elected by the people. The Constitution of India guarantee universal adult suffrage for all citizens. The people of India have a direct role in electing their representative. Also, every citizen of the country, irrespective of his or her social background, can also contest in elections. These representatives are accountable to the people. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट की जो पार्लियामेंट होती है वहां पे जो लोग आते हैं, जो लोग सिलेक्ट होकर आते हैं, वो इलेक्शन के द्वारा आते हैं। तो इलेक्शन में
कोई भी नागरिक जिसका लड़का हो लड़की हो कोई भी सेक्स का हो कोई भी जाति का हो कोई भी रिलीजियन का हो, अगर वो इंडिया का सिटीजन है और 18 साल के बाद वो अपना जैसे कि लीडर चूज कर सकता है तो वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाता है, तो वो अपने लीडर को खुद चॉइस चुनते हैं। वही बात यहाँ पे कही गई है। ओके, तो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है, ये इलेक्शन में कोई भी वोट दे सकता है और अपना लीडर रिप्रेजेंटेटिव वो लोग चूज कर सकते हैं। और ये जो सिलेक्ट होके आते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जनता के लिए काम करने के लिए अकाउंटेबल होते हैं। उनका उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो सारे प्रोमिस करके वो आए हैं, जो जितने भी उन्होंने वादे किए हैं कि वो काम करेंगे जनता के लिए जनता के हित में, तो वो सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं कि वो अपने जनता के लिए काम करें, देश के लिए काम करें। फिर आती है सेपरेशन ऑफ पावर। ओके, जैसे कि फेडरलिज्म में क्या हो गया कि सेंट्रल स्टेट पंचायती राज ये सब हो गया, अब क्या हुआ कि उसका लीडर चुन चुन के आया वोटिंग के द्वारा, इलेक्शन के द्वारा। उसके बाद जो पॉइंट है सेपरेशन ऑफ पावर, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन्स है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का अनुसार गवर्नमेंट का थ्री ऑर्गन्स है। ऑर्गन्स मतलब कि अंग जैसे कह सकते हैं, अगर ये हमारी बॉडी है तो हाथ पैर ये सारे जैसे कि अंग होते हैं, तो गवर्नमेंट का वैसे और तीन ऑर्गन्स है। दीज आर द लेजिस्लेचर, the executive and the judiciary. Legislature, executive and the judiciary. The legislature refers to our elected representatives. Legislatures कौन होते हैं? जो हमारे elected representative होते हैं, जिनको हम लोगों ने इलेक्शन के द्वारा वोटिंग के द्वारा जिनको हमने चुना। वो क्या करते हैं? जैसे कि एक्ट है, जैसे कि कोई भी रूल है, तो वो ये रूल्स वो बनाते हैं, एक्ट वो बनाते हैं। और एग्जीक्यूटिव क्या करता है? द एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि लॉज पॉलिसीज जो भी गवर्नमेंट ने बनाई क्या वो सही है या नहीं, उसे उसे देखने के लिए, उसका विचार करने के लिए ये एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो कि स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, और उसके बाद आता है जुडिशियरी। जुडिशियरी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पहले तो लॉज आया, लॉज बनाए लेजिस्लेचर की तरफ से, उसके बाद एग्जीक्यूटिव उसे देखे कि हाँ ये सही है या नहीं, उसके बाद आता है जो जुडिशियरी, वो जो कम्युनिटी में है, वो देश में है, वो ठीक से हो रहा है या नहीं, ठीक से चल रहा है या नहीं, वो ठीक से इनेक्ट हुआ या नहीं, ये सब कुछ देखने का है जुडिशियरी। जुडिशियरी में क्या आ गया? आपका कोर्ट आ गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ओके, ये सब कुछ आता है। तो ये जो तीन ऑर्गन्स है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और तीनों को बैलेंस बना के ही काम करना होता है। नेक्स्ट बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स। अब आती है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार क्या है? The section on fundamental rights has often been referred to as the conscience of the Indian Constitution. Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. Fundamental rights therefore protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of power by the state. The Constitution thus guarantees the rights of individual against the state as well as against other individuals. ये जो स्टेट्स है ना, स्टेट जो यहाँ पे लिखी गई है, ये मतलब कि कहीं ये मत समझिएगा कि सेंट्रल और स्टेट जो अलग अलग गवर्नमेंट हो जाती है, स्टेट मतलब कि राज्य हो जाती है, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत बार आपको ये टर्म मिलेगा स्टेट, ये यहाँ पे समझा रहा है एक देश की बात करें, ओके, कंट्री को रिप्रेजेंट करिए, मतलब समझाया जा रहा है। स्टेट बहुत बार मिलेगी ये वर्ड आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। तो फंडामेंटल जो मौलिक अधिकार है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हम कह सकते हैं कि मेन जो विवेक है, मेन जो चेतना है, उसे कह सकते हैं। ओके, और ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो किसी भी सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है। ओके, ये किसी भी सिटीजन को, जैसे कि ये स्टेट का जो भी पावर है,
अगर उस पावर का मिसयूज हो रहा है, अगर कोई भी मिसयूज होता है किसी के भी द्वारा हो, किसी लोगों के द्वारा हो, कंट्री के द्वारा हो, तो ये जो फंडामेंटल राइट है ना, वो एक सेफगार्ड की तरह है। ये प्रोटेक्ट करती है किसी भी सिटीजन को अपने देश के अंदर, किसी भी व्यक्ति का जो अधिकार है उसे इंश्योर करती है। और भी हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या आता है, वो पढ़ेंगे तो अच्छे से थोड़ा समझ में आएगा। जैसे कि द फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स राइट टू इक्वलिटी। All persons are equal before the law. This means that all persons shall be equally protected by the laws of the country. It also states that no citizen can be discriminated against on the basis of their religion, caste, or sex. Every person has access to all public places, including playgrounds, hotels, shops, etc. The state cannot discriminate against anyone in matters of employment. But there are exceptions to this that you will read about later in this book. The practice of untouchability has also been abolished. तो राइट टू इक्वालिटी क्या है, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि साम्यता का अधिकार। मतलब कि सारे लोगों को, जो भी लोग इस देश में है, यहाँ के जो सिटीजन है, अगर इंडिया के अंदर है तो यहाँ के जो सिटीजन है उन्हें समान नजर से देखा जाएगा। समान नजर से मतलब अगर वो कोई कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, मतलब कि कोई मेल हो या फीमेल हो, लड़का लड़की को, किसी भी धर्म के हो, हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध जैन, जो भी धर्म के हो, जो भी कास्ट के हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, चाहे जनरल, जो भी कास्ट का हो, लेकिन आपको समान नजर से देखा जाएगा अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे यहाँ पे आपकी बात है कि प्लेग्राउंड में खेलने की, एक ही होटल में रहने की, या किसी दुकान में जाने की। मैं पहले बता रही थी ना कि पहले ऐसे दिक्कत होता था, प्रॉब्लम था कि अभी अगर देखेंगे तो शायद अभी भी कुछ कुछ जगह में मिल सकती है, लेकिन ये क्या था कि एक स्कूल में नहीं जाएंगे दो कास्ट, दो मतलब अपर कास्ट और लोअर कास्ट एक साथ नहीं रहेंगे। अभी भी मैंने देखा है, मैं जगह का नाम स्पेसिफिकली नहीं बता सकती, लेकिन अभी भी मैं गई थी वहां पे, तो झारखंड के एक ग्राम है वहां पे, अभी भी है कि अगर दो दो रिलीजन के लोग इस पार उस पार रहते हैं तो वो लोग एक साथ खेलने नहीं आते। ओके, तो ये तो आपका दिल का जो है, आपका दिल का जो सेंस है उसे तो चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन अगर ये आप प्रैक्टिस में लाते हैं, ठीक है, इससे किसी को भी चोट पहुंचती है और वो उसके लिए जस्टिस चाहता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन उसे पूरा अधिकार देता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी में यही कहता है कि आपको समान नजर से देखा जाएगा, और अगर आपको किसी ने दुख पहुंचाया आपकी सेंटिमेंट को, तो इसके लिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है जो जो आपको प्रोटेक्ट करती है, और उसके उसके अगेंस्ट में प्रोविजंस भी है, इसके इसमें पनिशमेंट भी मिलेगा, अगर कोई ऐसा करता है तो उसे पनिशमेंट भी मिलेगा। तो लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सप्लॉयटेशन के एग्जाम्पल भी है जो इस बुक की बाद में हम लोग पढ़ेंगे, बाद के चैप्टर में। ओके, तो किसी भी तरह की जो अनटचेबिलिटी है उसे एकदम से नहीं करना है। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम। Right to freedom, this includes the right to freedom of speech and expression, the right to form associations, the right to move freely and reside in any part of the country, and the right to practice any profession, occupation or business. तो राइट टू फ्रीडम में क्या होता है कि आप एक ही देश के अंदर कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। कुछ भी बोलने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दें, मतलब कि आप फ्रीली अपना अपना जो वक्तव्य है, आपका जो ओपिनियन है वो आप रख सकते हैं, और आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। इस बात को कैसे कैसे आप लोग समझेंगे कि मान लीजिए कि आप इंडिया से कहीं दूसरे देश में जा रहे हैं, ठीक है, इंडिया से आप बांग्लादेश जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको ना परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको वीजा चाहिए होगा, आपको बहुत बार चेकिंग होगी, आप कहीं भी जाके ऐसे मतलब दूसरे देश में जाके आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया के अगर आप सिटीजन हैं तो इंडिया की किसी भी स्टेट में, मतलब आप वेस्ट बंगाल से हैं तो आप कहीं भी जा सकते हैं, जैसे आप तमिलनाडु चले जाएं, आसाम चले जाएं, आप मुंबई जाएं, दिल्ली जाएं, आप किसी भी स्टेट में जाके आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अलग है, लेकिन आपको ये आपका ये पावर कहेंगे कि आपका ये हक है। ओके, और आप देश के अंदर कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। फ्रीली यानी कि आपको टिकट जरूर लेना पड़ेगा ट्रेन ट्रेन का, या फिर जैसे भी आप ट्रेवल कर रहे हैं। ओके, तो अब आता है कि और आप कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं, जैसे मैं बताई। तो अब आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग,
forced labor and employment of child under 14 years of age. अगर जो आपका अधिकार है, जो आपका हक है, अगर वो कोई एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है, या फिर किसी के द्वारा होता है, तो उसके लिए प्रोविजंस है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से ये एकदम से मना किया गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होना चाहिए। फोर्स्ड लेबर, जबरदस्ती किसी से आप काम नहीं करवा सकते हैं। अगर आप किसी से काम करवा रहे हैं तो उसके लिए आपको पैसा भी देना पड़ेगा। और 14 साल के नीचे आप किसी भी बच्चे को नहीं रख सकते, जैसे कि चाइल्ड लेबर नहीं हो सकता। ऐसे बहुत छोटे छोटे करके बहुत सारे चीज है, आगे के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। और भी ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप लोग गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी तो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। उसके बाद आती है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। Religious freedom is provided to all citizens. Religion freedom is provided to all citizens. Every person has the right to practice, profess and propagate the religion of their choice. ये है कि आप किसी भी, जैसे कि है राइट टू इक्वलिटी में भी हम लोग बोल रहे थे कि सबको समान अधिकार दिया जाता है, चाहे आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो। तो यही आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, क्योंकि भारत एक सेकुलर कंट्री है और जहाँ पे बहुत सारे रिलीजियन के लोग मिलते हैं, तो आप कहीं भी अपना रिलीजियन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं कर सकता, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। उसके बाद आप बात करेंगे कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज, religious or linguistics can set up their own educational institutions in order to preserve and develop their own culture. Okay, the constitution states that all minorities, religious or linguistics can set up their own educational institutions in order to preserve and develop their own culture. अपने कल्चर को डेवलप करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए कोई भी लैंग्वेज के हो, रिलीजन के हो, वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रमोट कर सकते हैं। कल्चर को प्रमोट करने के लिए अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। तो क्या, जैसे कि बहुत सारे लैंग्वेज है आप लोग जानते हैं, तो ये आपका हक में आ जाता है। 6 नंबर में है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, this allows citizens to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. मौलिक अधिकार में हम लोग पढ़े कि मौलिक अधिकार में क्या हमारा मौलिक अधिकार था, उसके साथ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है कि ये आपको अलाउ करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर आपका मौलिक अधिकार को कोई भी रोकता है या फिर आपको, आप ठीक से आपका वो उसमें कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, आपको बाधा मिल रही है, तो इसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप केस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन पावर देती है। नेक्स्ट है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म जो है, ये टर्म के ऊपर नेक्स्ट जो चैप्टर है वो सेकुलरिज्म के ऊपर है। वहां पे हम लोग बहुत अच्छे से इस चैप्टर को, टर्म को समझेंगे, पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा दिया गया है जो मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देती हूँ। चैप्टर 1 में जो थोड़ा सा दिया गया है कि सेकुलरिज्म की a secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. बहुत अच्छे से समझिएगा इस बात को। The Constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representative that we elect to rule us. Indian Constitution has been amended over the years to reflect new concerns of the polity. Often a major change in the constitution means a change in the fundamental nature of the country. तो क्या होता है कि सेकुलरिज्म क्या है कि जो एक सेकुलर जो स्टेट है, मैं आप लोगों को बता रही थी कि स्टेट टर्म बहुत बार आएगा, लेकिन ये जो सेकुलर देश की बात की जा रही है, तो ये जो सेकुलर देश जो है, वहां पे कोई भी स्टेट अपने जो है अपने रिलीजियन, मान लीजिए अपना कोई भी स्टेट अपना ऑफिशियल रिलीजियन को प्रमोट नहीं कर सकता ऑफिशियली। मतलब किसी एक रिलीजियन को, चाहे आप किसी भी रिलीजियन के क्यों ना हो,
मान लीजिए कि जो लीडर और रिप्रेजेंटेटिव आपने चुना है वो किसी एक रिलीजन का है, लेकिन जब वो शपथ लेता है तो जब वो शपथ लेते हैं तो वहीं पे ये सारे कुछ दिया होता है, और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारी देश की डेमोक्रेसी की खासियत भी है। तो कोई जो कंट्री है किसी एक रिलीजियन को ऑफिशियली प्रमोट नहीं कर सकता, चाहे वो हमारा चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव ही क्यों ना हो। ओके। और अगर ये सब में कुछ चेंज आता है या फिर कुछ आता है तो वो हमारा जो कंट्री का जो बेसिक फंडामेंटल नेचर है उसमें ही चेंज आ जाएगा, उसमें ही परिवर्तन आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को लेके हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी देश की खूबियत है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और भी डिटेल्स में। और अगर आप लोगों को कुछ समझने में दिक्कत आई है, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके। और अगर ये चैनल आप लोगों को यूज़फुल लग रही है, क्योंकि विज्ञान पाठशाला जो एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे क्लास 6 से 12 तक की सारे वीडियोस मिलती हैं। अगर आप लोग इस सारी चीज़ों को मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इसको फॉलो करें, और अगर आपको यूज़फुल लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।